हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इंट्रोपी का 6th लेक्चर है। आई होप कि आपने प्रीवियस 5 लेक्चर्स इंट्रोपी का देखा है। ओके। यदि आप स्टार्टिंग से इंट्रोपी का सभी सेशन आप अच्छे से देखे हैं तो फिर आपको इंट्रोपी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा एंड आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। हम लोग लास्ट में इंट्रोपी पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। जिससे आपका इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके। और यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके। तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। देखिए माय डियर, तो आज हमारा जो टॉपिक है एंट्रोपी में वो है एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिजर्वॉयर। ओके। किसी भी रिजर्वॉयर का एंट्रोपी चेंज किस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रिजर्वॉयर, तो इस रिजर्वॉयर से हमारा मतलब है जो आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ये जो आप रिजर्वॉयर देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर के बारे में बात करेंगे। ओके। और थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। ठीक है। तो आइए माय डियर, आपने देखा कि कोई भी अगर हीट इंजन, मान लीजिए कि एक हीट इंजन T1 और T2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहा है। दिस इज योर हीट इंजन एंड सिंक टेम्परेचर मान लीजिए T2 है। ये हीट इंजन T1 टेम्परेचर वाले रिजर्वॉयर से Q1 हीट ले रहा है एंड Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है T2 टेम्परेचर वाले रिजर्वॉयर में। इस हाइयर टेम्परेचर रिजर्वॉयर को हम लोग सोर्स कहते हैं और ये आपका क्या हो गया, सिंक। ये आपने पढ़ा है। ठीक है। तो ये हीट इंजन कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका एफिशिएंसी कितना है। ओके। अब देखिए मैंने, तो यहाँ पर आप दो तरह का रिजर्वायर देख रहे हैं, एक आपका सोर्स है और एक आपका सिंक है। ओके। चलिए फिर देखिए, इस सोर्स से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सिस्टम, सिस्टम मतलब हीट इंजन, ये हीट इंजन क्या है, आपका सिस्टम है। दिस इज योर सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज एक्सट्रैक्टिंग हीट Q1 from the reservoir at temperature T1। ये सिस्टम आपका T1 टेम्परेचर से हीट Q1 को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ में आ रहा? तो आप सोचिए, इस सोर्स से, इस रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, तो इस रिजर्वायर का कुछ एंट्रोपी चेंज होगा माय डियर, क्योंकि यहां से हीट निकल रहा है। उसी तरह जो आपका सिंक है, ये भी आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है और इस सिंक रिजर्वायर में आप देख पा रहे हैं कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है। इस सिंक में Q2 अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है और जब रिजर्वायर में Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है तो उसका भी एंट्रोपी चेंज होगा। दैट मीन्स इस सिंक का भी एंट्रोपी चेंज होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आइए माय डियर, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स के बारे में। टेम्परेचर T1 एंड दिस इज योर सोर्स, ये आपका रिजर्वायर है और सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और ये हीट इंजन को मिल रहा है। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, उसी तरह दूसरा रिजर्वायर आपका क्या है, सिंक है और ये टेम्परेचर T2 पर है एंड सिंक में हीट ऐड हो रहा है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है किस टेम्परेचर पर, तो T2 टेम्परेचर पर ऐड हो रहा है और सोर्स में हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है किस टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर। अब दोनों रिजर्वायर का हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है। ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान देंगे आप, मैंने आपको सोर्स और सिंक के बारे में बताया था कि ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है और यहाँ पर जो भी हीट का इंटरेक्शन होगा सिस्टम के साथ, उसके कारण इस रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स
आप सोर्स जो देख रहे हैं, ये सोर्स जितना भी हीट इससे आप निकाल लीजिए, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर हमेशा T1 रहेगा। उसी तरह माय डियर सिंक में टेम्परेचर T2 है सिंक का, उसमें हीट ऐड हो रहा है, तो कितना भी उसमें हीट ऐड कर दीजिए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, T2 टेम्परेचर ही हमेशा रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड, कांस्टेंट, आप देखिए, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सोर्स में भी और सिंक में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है माय डियर। तो जब इस तरह होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका हीट ट्रांसफर होगा, तो उसे हम लोग रिवर्सिबली बोल देते हैं। वो रिवर्सिबली होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये इरिवर्सिबली हो रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। अगर कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस है, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, और वहां पर हीट ट्रांसफर होगा, तो हम बोलते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है दोनों रिजर्वायर में। इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबली हो रहा है। ओके, और जब ये रिवर्सिबली हो रहा है, तो आप जानते हैं कि इसका एंट्रोपी चेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यदि आपको बोला जाए कि बाबू, एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो आप जानते हैं ds इज इक्वल टू dq बाई टी फॉर रिवर्सिबल। ओके, तो इस सोर्स के लिए एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा माय डियर, ds सोर्स, यहां पर देखिए हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है Q1, लेकिन माय डियर ये हीट ट्रांसफर सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, माइनस साइन होगा। सिस्टम मींस मैं भी सोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सोर्स का निकाल रहे हैं ना अभी, हम लोग सोर्स का एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं, तो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट बाहर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन देना होगा, डिवाइड बाय टी, टी यहाँ पर क्या है, T1 टेम्परेचर है, सो माइनस Q1 बाय T1। So my dear friend, entropy change of the source will be minus Q1 by T1, और ये आपका फॉर्मूला हो गया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरह अगर सिंक के बारे में बात किया जाए, तो ये भी आपका रिवर्सिबली हो रहा है। सो ds इज इक्वल टू dq by t रिवर्सिबल। सो entropy change of the sink, यहाँ पर देखिए सिंक में Q2 अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है। जब हीट ऐड होता है तो हम प्लस साइन लेते हैं, और ये हीट ऐड किस टेम्परेचर पर हो रहा है, T2 टेम्परेचर पर हो रहा है। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिंक विल बी Q2 बाई T2। यही आपका फॉर्मूला हो गया। दोनों रिजर्वायर के केस में आप एंट्रोपी चेंज इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो माइनस Q1 बाई T1, अगर सिंक के बारे में पूछा जा रहा है तो प्लस Q2 बाई T2। यही आपका फॉर्मूला है, और आप किसी भी रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, और ध्यान रखना है कि वो रिजर्वायर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होना चाहिए। ओके, और इस पर बेस्ड माय डियर फ्रेंड, हर एक एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा गया हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आईईएस का एग्जाम हो, या एसएससी जेई का एग्जाम हो, या कोई भी जेई एई लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, जो कि काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, प्रूव दैट मिक्सिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको प्रूफ करना है कि मिक्सिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यदि हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो इरिवर्सिबल है। उसी तरह यदि दो फ्लूइड मिक्स हो रहा है, तो उस मिक्सिंग प्रोसेस, वो जो मिक्सिंग प्रोसेस हो रहा है, उसे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी तरह का जो मिक्सिंग होगा वो इरिवर्सिबल होगा। कैसे, तो आइए हम इसे प्रूव करके देखते हैं। ध्यान देंगे माय डियर, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, एक सिस्टम है,
ये आपका सिस्टम है माय डियर। एकदम ध्यान से देखिए माय डियर, हम लोग काफी स्लोली मूव करेंगे और काफी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, इसको पार्टीशन किया गया है, ठीक है। एंड फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट पार्टीशन है और ये आपका सेकेंड है, ओके। फिर ये सिस्टम आपका इंसुलेटेड है। दिस सिस्टम इज इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मीन्स यहां से हीट ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं जाएगा, दैट मीन्स किसी भी तरह का एनर्जी इंटरेक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ओके। चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई लिक्विड प्रेजेंट है। इस फर्स्ट फर्स्ट वाले जो पार्ट में आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसे हम फर्स्ट लिक्विड बोल रहे हैं। और उस लिक्विड का मान लीजिए मास m है, मास m है, स्पेसिफिक हीट c है, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। एंड टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर इज T1। उसी तरह ये जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट में भी मान लीजिए लिक्विड है, ओके। और उस लिक्विड का भी मास m है और हम स्पेसिफिक हीट भी सेम ले रहे हैं, दैट मीन्स आप ये अज्यूम कर लीजिए कि दोनों सेम लिक्विड है, दोनों ही सेम लिक्विड है माय डियर, ओके। तो दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होगा, बट दोनों लिक्विड डिफरेंट टेम्परेचर पर है। मान लीजिए सेकेंड पार्ट में जो आपका लिक्विड है उसका टेम्परेचर T2 है, दोनों लिक्विड का टेम्परेचर अलग अलग है। बात समझ में आ गया? आप देखिए, और हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट T1 इज ग्रेटर देन T2। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है T2 से, ओके। सॉरी। मान लीजिए माय डियर, मान लीजिए लेट हम लोग T1 का कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। T1 मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस एंड T2 आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ये बस मैं आपको समझाने के लिए एक वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इस वैल्यू के हेल्प से आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस पार्टीशन को हटा देंगे। यहाँ पर जो आप पार्टीशन देख रहे हैं, जिस पार्टीशन से दोनों लिक्विड को अलग किया गया है, इस पार्टीशन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जब आप रिमूव करेंगे माय डियर, तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि दोनों लिक्विड कांटेक्ट में आएगा और फिर मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आप सिंपली ये कहेंगे कि दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएगा। और जो लिक्विड का मिक्सिंग होगा, ठीक है, जब लिक्विड का मिक्सिंग होगा माय डियर, तो चूंकि दोनों लिक्विड सेम लिक्विड है, स्पेसिफिक हीट सेम है, बट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। कैसे हीट ट्रांसफर होगा, ध्यान से समझिए। इस फर्स्ट वाले लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस है, सेकेंड वाले का 20 डिग्री सेल्सियस है। तो फर्स्ट लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड मिक्स होगा, तो फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेगा। यानी यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, कहाँ से किस में होगा, तो फर्स्ट लिक्विड लिक्विड से सेकेंड लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होगा। अब जब फर्स्ट लिक्विड से सेकेंड लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये हीट ट्रांसफर कब तक पॉसिबल होगा, जब तक दोनों लिक्विड का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो फर्स्ट लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एंड सेकेंड लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और फिर कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका जो पूरा जो मिक्सचर है, जो लिक्विड मिक्स हो चुका है, उसका एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, उसका एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब मिक्स होने के बाद फाइनल टेम्परेचर T3 है, क्योंकि दोनों लिक्विड देखिए मिक्स हो गया है। तो मिक्स होने के बाद इस पूरे कंटेनर में आपका वही लिक्विड है, दोनों मिक्स होके, ठीक है, और उसका फाइनल टेम्परेचर कितना है, T3 है, ओके। तो ऐसा कब हुआ, आफ्टर मिक्सिंग। ये कंडीशन जो मैंने बगल में दिखाया है वो क्या है, आफ्टर मिक्सिंग, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यानी इस फर्स्ट वाले लिक्विड के लिए माय डियर, फर्स्ट वाले लिक्विड के लिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, सर T1 है। लेकिन फाइनल टेम्परेचर फर्स्ट लिक्विड का कितना होगा, T3 होगा, क्योंकि बाद में फिर इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, T3 हो गया है, आपस में मिक्स होने के बाद
फाइनल टेम्परेचर T3 हो गया है। उसी तरीके से माय डियर सेकेंड लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर कितना है T2, बट फाइनल टेम्परेचर कितना है माय डियर T3। फाइनल टेम्परेचर T3 है। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना है हमें, एंट्रोपी चेंज भी निकालना है, ठीक है। सो तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको एनर्जी बैलेंस करना होगा, क्योंकि फर्स्ट लिक्विड में हीट का लॉस हो रहा है और सेकेंड लिक्विड में हीट गेन हो रहा है। फर्स्ट से सेकेंड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना जी। तो फर्स्ट लिक्विड हीट लॉस कर रहा है, हीट दे रहा है किसको, सेकेंड लिक्विड को। तो सेकेंड लिक्विड को हीट गेन हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग एनर्जी बैलेंस करेंगे। सो हियर हीट लॉस बाय लिक्विड 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय लिक्विड 2। हीट गेन बाय लिक्विड 2। ओके, और हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं, हीट इज इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं, सो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू आपने पढ़ा था mc डेल्टा टी, पढ़ा था ना जी आपने mc डेल्टा टी। ओके, तो फर्स्ट लिक्विड में जो हीट लॉस हो रहा है उसको आप कैसे लिखेंगे, m इंटू सी, क्योंकि मास m है और स्पेसिफिक हीट c है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा माय डियर, तो फर्स्ट लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है और फाइनल टेम्परेचर कम होगा। आप सोचिए, फर्स्ट लिक्विड 40 डिग्री सेल्सियस पर है, सेकेंड लिक्विड 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो फाइनल टेम्परेचर जो T3 होगा माय डियर, T3 होगा, ये आपका 20 से ज्यादा होगा और 40 से क्या होगा माय डियर, 40 से तो कम होगा। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि हायर टेम्परेचर 40 है और लोअर टेम्परेचर 20 है। जब मिक्स होगा तो बीच में कोई टेम्परेचर आएगा, 20 और 40 के बीच में कोई टेम्परेचर आएगा, फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो आप सोचिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए माय डियर T3 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है लेट, मान लीजिए। अब सोचिए, फर्स्ट लिक्विड 40 डिग्री सेल्सियस पर था और बाद में कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं कि वो 30 पे आ गया, तो इसका मतलब है कि हीट लॉस हुआ उसका। कितना हीट लॉस हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 40 माइनस 30। तो 40 आप किसको एज्यूम किए हैं, T1, और 30 क्या है, T3। तो हीट लॉस बाय लिक्विड 1 क्या हो जाएगा, mc T1 माइनस T3। उसी तरह हीट गेन बाय लिक्विड 2 mc डेल्टा T। अब सेकेंड लिक्विड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए सेकेंड लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर T2 था और फाइनल क्या हो गया है, T3। तो सेकेंड लिक्विड के केस में टेम्परेचर तो इंक्रीज किया है, पहले उसका 20 था, अब उसका क्या हो गया, 30 हो गया। तो कितना इंक्रीज किया, जितना इंक्रीज किया होगा वो हीट ट्रांसफर के कारण हुआ होगा, वो हीट गेन के कारण हुआ होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 30 माइनस 20, यही टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। और 30 आप किसको माने हैं, T3 को, और 20 किसको माने हैं, T2 को। तो आप कैसे लिखेंगे, mc T3 माइनस T2। ओके, अब यहां से देखिए मैं, mc आपका कैंसल आउट हो गया, सो T1 माइनस T3 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, सो 2 टाइम्स T3 is equal to T1 plus T2. So my dear friend, so T3 will be equal to T1 plus T2 divide by 2। देखिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हमें कितना मिल गया, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड या ऑफ द मिक्सचर, जो बोलिए आप, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वो आपका आ गया T1 प्लस T2 बाई 2। दैट मीन्स
जो दो लिक्विड को आपने मिक्स किया है उसका अरिथमेटिक मीन, उसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। लेकिन ये आप हर जगह नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप अगर देख रहे हैं कि दो लिक्विड मिक्स हो रहा है तो हर जगह आप अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में देखिए हमने दोनों लिक्विड का मास भी सेम रखा है, स्पेसिफिक हीट भी सेम रखा है। तो जब मास और स्पेसिफिक हीट सेम रखे हैं तभी तो ये दोनों कैंसल आउट हुआ माय डियर। और ये दोनों जब कैंसल आउट हुआ तभी हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दोनों का मास और स्पेसिफिक हीट सेम दिया होगा तब आप वहां पे अरिथमेटिक मीन करके निकाल लीजिएगा। और अगर दोनों सेम नहीं है, कोई एक भी वैरी कर रहा है, तो फिर आप यही फॉर्मूला लगाकर निकालिएगा, ठीक है। सिंपली आप वहां पर हीट लॉस बराबर हीट गेन कर दीजिएगा और यही फॉर्मूला यूज करके आप वहां पर फाइनल टेम्परेचर T3 निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूला को हर जगह यूज नहीं करना है, ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए माय डियर, हमने मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया। अब आप सोचिए, हमने टेम्परेचर तो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस लिक्विड का एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंट्रोपी चेंज निकालना है। ये जो आपका सिस्टम है उसमें टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हुआ होगा। अब आप सोचिए, ये फर्स्ट लिक्विड माय डियर, फर्स्ट लिक्विड सोचिए, एग्जांपल के हेल्प से सोचिए। इस फर्स्ट लिक्विड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। मिक्स होने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो गया? हमने 30 माना। पहले 40 था, बाद में 30 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट लिक्विड में एंट्रोपी चेंज हुआ होगा, क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर रहा है, बेचारा हीट लॉस कर रहा है। जब हीट लॉस करेगा तो उसका एंट्रोपी चेंज होगा, यानी फर्स्ट लिक्विड का एंट्रोपी चेंज हुआ होगा। ओके। उसी तरह सेकेंड लिक्विड का टेम्परेचर T2 से T3 हो रहा है मिक्स होने के बाद। और T2 हमने 20 लिया था और T3 हमने 30 लिया है। दैट मीन्स सेकेंड लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया है, मतलब इसमें हीट गेन हुआ है, इसको हीट गेन हुआ है। तो जब लिक्विड को हीट दिया जाएगा, हीट गेन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका भी एंट्रोपी चेंज होगा। आप किसी लिक्विड से हीट निकाल लीजिए या हीट प्रोवाइड कर दीजिए, उसका एंट्रोपी चेंज होगा। इसका मतलब दोनों लिक्विड में एंट्रोपी चेंज हुआ है। कितना हुआ है यही हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे माय डियर? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। आइए देखिए, डीएस सिस्टम, सिस्टम का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? लिक्विड है इसमें। तो टोटल चेंज ऑफ द एंट्रोपी क्या हो जाएगा? सो डीएस एंट्रोपी चेंज ऑफ द फर्स्ट लिक्विड प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेकेंड लिक्विड। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए। अब यहाँ से एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम हमें निकालना है। तो फर्स्ट लिक्विड का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? ये लिक्विड है और प्रीवियस सेशन में ही मैंने आपको लिक्विड का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं मैंने फॉर्मूला बताया था, mc ln tf बाय टी इनिशियल, बताया था ना जी। क्या होता है फॉर्मूला? चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। किसी भी लिक्विड के लिए एंट्रोपी चेंज, कोई लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसके लिए एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकालते हैं? m इंटू सी इंटू एल एन टी फाइनल डिवाइड बाय टी इनिशियल, ऐसे ही निकालते हैं। बस हो गया। तो फर्स्ट लिक्विड के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा? मास m है, c स्पेसिफिक हीट, एल एन। फर्स्ट लिक्विड के लिए फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लिक्विड के लिए। तो T3 डिवाइड बाय क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर, दैट मींस T1। ओके, चलिए प्लस फिर सेकेंड लिक्विड का एंट्रोपी चेंज, उसके लिए भी मास m है, स्पेसिफिक हीट c है, ln। फाइनल टेम्परेचर, सेकेंड लिक्विड का फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर देखिए T3 ही है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर T2 है। ओके, चलिए। अब यहाँ से m इंटू सी कॉमन आ गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? ln T3 बाय T1 प्लस
ln t3 बाई 2। आपने पढ़ा होगा log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ln t3 स्क्वायर डिवाइड बाय t1 t2। बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ये इसको मान लीजिए m, log m हो गया और ये हो गया log n। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो हमने क्या किया, m इंटू n कर दिया है, तो t3 इंटू t3 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय t1 t2। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो m इंटू सी इंटू एल एन, इसे हम लोग t3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट t1 t2 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं माय डियर? बिल्कुल लिख सकते हैं माय डियर। सो ds सिस्टम इज इक्वल टू m इंटू सी एल एन t3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट t1 t2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 क्या होगा, अब ये 2 पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे देखिए, सो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 इंटू एम इंटू सी इंटू एल एन t3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट t1 t2। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यहां से देखिए 2 इंटू एम सी इंटू एल एन, यहाँ पर आप T3 देख रहे हैं, T3 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और उसका वैल्यू भी आपने निकाला है T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट T1 T2, ये आप लिखेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। अब देखिए मैं भी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं T1 प्लस T2 बाई 2, ये क्या है, ये है आपका अरिथमेटिक मीन, AM अरिथमेटिक मीन। फिर यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट T1 T2 है, इसे क्या कहेंगे आप, ज्योमेट्रिक मीन। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं, सो 2 इंटू एम इंटू सी इंटू एल एन, ऊपर में क्या है T1 प्लस T2 बाई 2, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन, और नीचे में क्या है स्क्वायर रूट T1 T2, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए T1 T2, T1 T2 का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 बाई 2, और T1 T2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट T1 T2। अब बताइए कोई भी दो टेम्परेचर लीजिए, कोई भी दो टेम्परेचर लीजिए माय डियर, कोई भी दो टेम्परेचर T1 T2 का वैल्यू ले लीजिए, और आप देखेंगे जब उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, ये आपका हमेशा ज्यादा होगा। कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप लेके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल T1 मान लीजिए, T1 5 ले लीजिए, और T2 जो है आप T2 8 ले लीजिए, 8 या 10 ले लीजिए, ठीक है, या 20 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, T1 5 T2 20, बस एज्यूम कर रहे हैं। या अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सर T1 तो हाइयर टेम्परेचर है, आप उसको 5 कैसे ले रहे हैं, ठीक है बाबू, तो हम T1 को 20 ले लेते हैं एंड T2 को 5 ले लेते हैं, ये हम मान रहे हैं, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कि अरिथमेटिक मीन ज्यादा कैसे होगा। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा माय डियर, तो आप क्या बोलेंगे सर 5 प्लस 20 बाई 2, ये आ जाएगा आपका 12.5। ओके, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इन दोनों का, तो स्क्वायर रूट 5 इंटू 20, और ये कितना आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, यही मैंने आपको बताया था। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो कोई भी वैल्यू आप लेके चेक कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होगा। अब आप सोचिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, अरिथमेटिक मीन डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन,
सिंस अरिथमेटिक मीन ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, ये पूरा फ्रैक्शन माय डियर एक से ज्यादा होगा। ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। और जब ये पूरा फ्रैक्शन एक से ज्यादा होगा तो जब आप उसका लॉग निकालेंगे, जब आप उसका लॉग निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, जीरो से ज्यादा होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा। सो ds system, so entropy change of the system is greater than जीरो। ये आपने यहां पर देख लिया। जब भी हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वहां पर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज जीरो से ज्यादा होगा। ओके ओके, नाउ अब हम लोग सिस्टम का तो एंट्रोपी चेंज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि मिक्सिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। तो हमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। नाउ एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, ये क्या होता है आप जानते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका सिस्टम इंसुलेटेड है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरेक्शन जीरो है। और मैंने आपको बताया था कि सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन के कारण ही पॉसिबल है। और जब एक्सटर्नल इंटरेक्शन ही जीरो है, दैट मीन्स सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, सो ds universe यानी entropy change of the universe is equal to entropy change of the system in this case। और आपने अभी देखा कि entropy change of the system जीरो से ज्यादा है। सो इसका मतलब है कि यूनिवर्स का भी entropy change जीरो से ज्यादा हो चुका है। अब याद कीजिए, जब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अगर जीरो के बराबर होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जीरो से ज्यादा आ गया है, दैट मीन्स ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। हेंस तो आपका प्रूव हो चुका है माय डियर, हेंस मिक्सिंग इज एन मिक्सिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना प्रूफ करके क्यों दिखाए, आप डायरेक्ट बोल देते, बट इतना प्रूफ क्यों किया। माय डियर, यहाँ पर प्रूफ करने के पीछे कुछ उद्देश्य था मेरा, ठीक है। अगर ये प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो फिर इसी प्रूफ पर बेस्ड तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का आपको पूछ देगा कि दो दो लिक्विड मिक्स हो रहा है तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन करके निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ये तरीका का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड पूछ सकता है कि दो लिक्विड मिक्स हो रहा है तो बताइए सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। ओके, ये फॉर्मूला, अगर दो लिक्विड का मास सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है और दोनों मिक्स हो रहा है तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 2mc ln T3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट T1 T2। T3 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। ओके, और फिर इस केस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो से ज्यादा हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए माय डियर, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, तो प्लीज ध्यान देंगे आप। और फिर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सोर्स और सिंक का इंट्रोपी चेंज कैसे निकाला जाए वो मैंने आपको बताया। ओके, अब मान लीजिए, अब मान लीजिए हम लोग किसी हीट इंजन को, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है मान लीजिए, आपके पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, दिस इज योर रिवर्सिबल हीट इंजन।
और ये दो रिजर्वायर के बीच में वर्क कर रहा है। दिस टेम्परेचर इज T2। दो रिजर्वायर है, उसके बीच में आपका रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क कर रहा है। ओके, और ये दोनों रिजर्वायर, ये आपका दोनों बॉडी रिजर्वायर है। आई होप कि मैंने आपको बॉडी रिजर्वायर के बारे में कॉन्सेप्ट बताया होगा पहले, ठीक है। जहां पर मैंने आपको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट बताया होगा, वहीं पर मैंने आपको बॉडी रिजर्वायर का भी कॉन्सेप्ट बताया होगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, बॉडी रिजर्वायर। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर और बॉडी रिजर्वायर में अंतर आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में मैंने क्या बताया कि आप उस रिजर्वायर से चाहे हीट निकाल लीजिए या हीट ऐड कर दीजिए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बट बॉडी रिजर्वायर में क्या होता है कि इसका कैपेसिटी फाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है। अगर आप इससे हीट निकालते हैं, मान लीजिए कि ये हीट इंजन इससे Q1 हीट ले रहा है, तो फिर इसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो बॉडी रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर फॉल कर जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी फाइनाइट है जी। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का कैपेसिटी इनफिनाइट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी पानी है, उसमें से आपने एक मग पानी निकाल लिया, तो उसका कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो गया। बात समझ में आ रहा है? वही चीज इसके साथ है। बॉडी रिजर्वायर है, आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकाल लिया उससे, तो इसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। ओके, चलिए। उसी तरह अब ये हीट इंजन क्या करेगा, इस हीट ये हीट लेने के बाद ये वर्क करेगा और फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर देगा सिंक में। और फिर देखिए सिंक में हीट ऐड हो रहा है, तो फिर इसका टेम्परेचर फिर क्या होगा, फिर चेंज कर जाएगा, इसका टेम्परेचर फिर चेंज कर जाएगा। ओके, ओके माय डियर। तो यही है बॉडी रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट। चलिए, अब इसके आगे बात करते हैं। आई होप कि आपको बॉडी रिजर्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर बॉडी रिजर्वायर। ओके, ओके माय डियर। अब देखिए, जैसे ही इस रिवर्सिबल हीट इंजन को आपने T1 और T2 जो कि बॉडी रिजर्वायर है उसके बीच में आपने हीट इंजन को लगा दिया, ठीक है। और जैसे ही ये हीट इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी रिजर्वायर से लिया, तो बॉडी रिजर्वायर का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो मान लीजिए बॉडी रिजर्वायर का टेम्परेचर अब T1 से घटकर फाइनल टेम्परेचर TF हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना जी, तो डिक्रीज करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम TF मान रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर। ओके, फिर अब देखिए उसी तरह Q2 अमाउंट ऑफ हीट जब T2 में जाएगा, जब बॉडी रिजर्वायर में जाएगा, तो इस रिजर्वायर का भी टेम्परेचर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। दैट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बढ़ के मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर T फाइनल हो गया है, TF हो गया। अब आप बोलेंगे सर, दोनों का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कैसे हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे हो गया? माय डियर फ्रेंड, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होगा दोनों का, तब तक तो हीट ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर TF ना होके, ठीक है, मैं एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए कि Q1 हीट यहाँ से गया फर्स्ट रिजर्वायर से, तो इसका टेम्परेचर फॉल कर गया, मान लीजिए 40 हो गया, 40 हो गया। और फिर T2 में जैसे ही Q2 अमाउंट ऑफ हीट गया, तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 हो गया। तो अभी भी दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी अभी भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका हीट इंजन कुछ हीट और फर्स्ट रिजर्वायर से ले सकता है, यानी यहाँ पर अभी भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। फिर जैसे ही ये हीट लेगा, Q1 हीट लेगा, तो अब इसका टेम्परेचर फिर से फॉल कर जाएगा। मान लीजिए कि फॉल करके ये आपका 35 हो गया। फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट सेकेंड वाले रिजर्वायर में गया, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 35 हो गया। अब देखिए दोनों का टेम्परेचर सेम है, अब कोई भी हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दोनों में हीट ट्रांसफर तब तक हो पाएगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा माय डियर, कुछ टाइम के बाद दोनों ही रिजर्वायर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए, इस रिजर्वायर का भी टेम्परेचर TF और इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बाबू ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो हीट इंजन ने फर्स्ट रिजर्वायर से लिया वो कितना लिया? तो देखिए, बॉडी रिजर्वायर का इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर बेचारे का घटकर TF हो गया। तो कितना हीट इसने दिया होगा? कितना हीट इसने दिया होगा माय डियर? तो आप क्या बोलेंगे सर? m इंटू सी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 माइनस TF। तो इतना हीट इस रिजर्वायर ने हीट इंजन को दिया होगा। ओके, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड रिजर्वायर में हीट जा रहा है, तो कितना हीट जा सकता है? मैक्सिमम हीट कितना गया होगा इसमें? तो आप कैसे निकालेंगे? m इंटू सी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है? ठीक है, दैट मीन्स TF माइनस T2। ओके, आई होप कि आप ये समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हमें अब यहाँ से हमें माय डियर सबसे पहले वर्क निकालना है। ठीक है, सो W इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। ओके, Q1 यहाँ पर कितना है? देखिए MC T1 माइनस TF माइनस Q2 क्या है? M इंटू सी इंटू TF माइनस T2। यहां से आपका M इंटू सी कॉमन आ गया, तो क्या मिलेगा? T1 माइनस TF माइनस TF प्लस T2। ओके, सो W इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2 टाइम्स TF। सो दिस इज योर W। यानी ये हीट इंजन कितना वर्क डन करेगा माय डियर? तो आप क्या बोलेंगे? M इंटू सी T1 प्लस T2 माइनस 2TF। और ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर वहां पर आपको इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप इसको याद कर लीजिए। W इज इक्वल टू क्या होगा? MC T1 प्लस T2 माइनस 2TF। T1 क्या है? हाइयर टेम्परेचर। T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर। एंड TF क्या है? फाइनल टेम्परेचर। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा W निकल गया। अब हमारा यहाँ पर मेन मोटो क्या है कि सबसे पहले हम TF कैलकुलेट करें, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करें। ठीक है, करेंगे करेंगे माय डियर। चलिए, नाउ नाउ इंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। अगर इंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिवर्स का इंट्रोपी चेंज माय डियर यहाँ पर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंजन क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है माय डियर, मैंने रिवर्सिबल बोला था, तो रिवर्सिबल। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। ओके, और फिर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज आप कैसे लिखते हैं? DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए, अब यहां से देखिए, अब यहां पर देखिए आपका हीट इंजन क्या है? हीट इंजन इज आवर सिस्टम। ध्यान से देखेंगे, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, फिर समझाते भी जाऊंगा। हीट इंजन इज आवर सिस्टम, ओके। और ये सिस्टम जो है साइकिल पे वर्क करता है। दिस इंजन वर्क्स ऑन साइकिल, दिस इंजन वर्क्स ऑन साइकिल। हीट इंजन है तो साइकिल पे ही वर्क करेगा ना जी, वर्क्स ऑन ए साइकिल। अब जब ये इंजन साइकिल पे वर्क कर रहा है तो इंट्रोपी क्या है? आपका प्रॉपर्टी है, इंट्रोपी प्रॉपर्टी है। अब कोई भी साइकिल हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी साइकिल है तो उस साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। इंट्रोपी क्या है? प्रॉपर्टी। तो अगर चेंज इन प्रॉपर्टी आप सिस्टम का निकालना चाहें तो वो किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और चूंकि ये साइकिल है
तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होगा। तो इस सिस्टम के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? दिस इंजन वर्क्स ऑन ए साइकिल एंड entropy is a property मतलब पॉइंट फंक्शन। so entropy change of this system will be zero। क्यों जीरो हुआ जी? क्योंकि ये सिस्टम आपका साइकिल पे वर्क कर रहा है और इंट्रोपी चेंज निकालना है। तो इंट्रोपी चेंज तो क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। सो ds सिस्टम विल बी जीरो। ओके, अब यहां पर देखिए, यानी ये हीट इंजन आपका सिस्टम है। दिस इज योर सिस्टम, ये हीट इंजन आपका सिस्टम है। तो सराउंडिंग क्या होगा? तो सराउंडिंग मैंने बताया था कि ऐसा एक्सटर्नल थिंग जिसके एक साथ सिस्टम आपका हीट का इंटरेक्शन कर रहा होगा। तो यहाँ पर सिस्टम किसके साथ हीट का इंटरेक्शन कर रहा है? तो दो रिजर्वॉयर के साथ, यानी यही दोनों रिजर्वॉयर इस केस में इसका सराउंडिंग होगा। सो ये भी इसके लिए सराउंडिंग है, एंड ये रिजर्वॉयर भी क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम का तो इंट्रोपी चेंज जीरो हो चुका है, और जब सिस्टम का इंट्रोपी चेंज जीरो होगा तो यहां से आप देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू जीरो। लेकिन सिस्टम का तो इंट्रोपी चेंज जीरो है, दैट मींस सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज भी जीरो होगा। हेंस ds surrounding will be zero। अब देखिए इंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में यहाँ पर आपके पास दो रिजर्वॉयर है ना, तो दोनों का इंट्रोपी चेंज, हमें सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज निकालना है, और सराउंडिंग में दो रिजर्वॉयर है तो दोनों रिजर्वॉयर का इंट्रोपी चेंज निकालना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दैट मीन्स इंट्रोपी चेंज ऑफ द फर्स्ट रिजर्वॉयर प्लस entropy change of the second reservoir इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, चलिए ये रिजर्वॉयर क्या है, बॉडी रिजर्वॉयर है, ठीक है। तो इस केस में इंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, mc/ln/Tf/Ti। तो देख लीजिए दोनों का मास सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, Tf और इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है। तो फर्स्ट रिजर्वॉयर के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होगा, mc/ln/Tf/T1। उसी तरह सेकेंड वाले रिजर्वॉयर के लिए इंट्रोपी चेंज क्या होगा, mc/ln/Tf/T2। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सो mc/ln/Tf/T1 प्लस m into c into ln Tf/T2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका m into c कॉमन आ गया, सो क्या मिलेगा हमें, ln Tf/T1 प्लस ln Tf/T2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो m इंटू सी, यहां पर भी देखिए वही चीज है, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा, log m इंटू n। सो ln Tf स्क्वायर डिवाइड बाय T1 T2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं, सो m इंटू सी इंटू ln, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो Tf डिवाइड बाय T1 T2 का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये 2 देखिए आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू एम इंटू सी इंटू ln
TF डिवाइड बाय T1 T2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, ये 2 इंटू एम इंटू सी, ये जीरो नहीं हो सकता है, कैन नॉट जीरो, ये जीरो तो हो नहीं सकता है, मास है ना जी, मास है, स्पेसिफिक हीट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी जीरो हो नहीं सकता है। ठीक है, जब ये जीरो नहीं होगा दैट मीन्स अदर टर्म जो है, अदर टर्म वो आपका जीरो होगा। सो ln TF बाय स्क्वायर रूट T1 T2 विल बी जीरो। यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ln1, क्योंकि ln1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो TF डिवाइड बाय स्क्वायर रूट T1 T2 is equal to 1. So my dear friend, so TF is equal to square root T1 T2. देखिए माय डियर, हमने फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिजर्वॉयर कैलकुलेट हमने कर लिया। TF is equal to square root T1 T2, दैट मीन्स दोनों रिजर्वॉयर का जो बॉडी रिजर्वॉयर है उसका जो हायर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, उस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वही आपका फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वॉयर होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि दो बॉडी रिजर्वॉयर है हैविंग सेम मास सेम स्पेसिफिक हीट और उसके बीच में एक रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क कर रहा है, तो बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, उस बॉडी रिजर्वॉयर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर का ज्योमेट्रिक मीन, ओके, या हायर एंड लोअर का ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए, तो हमने TF निकाल लिया, अब ये TF का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 में आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ TF इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज ने वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या है आपका W इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2TF, यही था ना जी। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। सो W इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू T1 प्लस T2 माइनस 2TF, दैट मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट T1 T2। तो ये आपका वर्क डन होगा हीट इंजन के द्वारा, हीट इंजन इतना वर्क करेगा माय डियर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर। ठीक है, ये बॉडी रिजर्वॉयर है, तो इस केस में आपका फाइनल टेम्परेचर आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, और यदि मिक्सिंग होता है, और मिक्सिंग के केस में अगर लिक्विड का मास और स्पेसिफिक हीट दोनों सेम है, दोनों लिक्विड का, तो फाइनल टेम्परेचर अरिथमेटिक मीन होगा, दैट मीन्स आप एवरेज निकाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है दोनों का मास और स्पेसिफिक हीट सेम होना चाहिए तभी, अगर नहीं तो फिर आप हीट लॉस एंड हीट गेन को इक्वेट कर दीजिए और आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ओके, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, एंड आई होप कि आपका इंट्रोपी में जितना भी पढ़ना था आपको, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट सेशन में ऐसा हो सकता है कि मैं आपको इंट्रोपी पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इंट्रोपी पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आप नेक्स्ट सेशन अच्छे तरीके से देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे माय डियर, आपका इंट्रोपी क्लियर नहीं होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से इंट्रोपी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपने थ्योरी पढ़ा है, अब उस थ्योरी को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में माय डियर। थैंक यू, बाय बाय।